नमस्कार दोस्तों। एक मुद्दा आया है कि मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़वे हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। लेकिन भगवान की भी देखिए कृपा क्या हो गई है इनके ऊपर कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अब ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा जो मोहम्मद है मालदीव्स वाला, उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, भारत के साथ नहीं करूंगा। क्योंकि पीछे डीप स्टेट से उसे इंफॉर्मेशन आई थी कि तुमने अब रेजिम चेंज यहां पर बांग्लादेश में करी है, इसके बाद अब भारत में भी तुमने ही करवानी है। इसको भी इन्होंने पुदीने के झाड़ पर या चने के झाड़ पर बिठा दिया था, वो भी वहां पर नाचने लग गया। लेकिन कुदरत की मार पड़ी, फ्लड्स आ गए और उसके बाद सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही हैं पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे, वो अब हिंदू भी वहां बचे नहीं है। अब लूटे तो लूटे किसको? तो इसीलिए अब इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। अब इसके साथ और बड़े मामले हैं जो हिस्ट्री से 1947 से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है, जिसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके लिए एम्बर जी, इन्होंने पहली बार बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया है। एम्बर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी। आज आपने मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित किया है और एक बहुत ही अ, अलग-सा मुद्दा आप लेकर आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एम्बर जी, ये जो मोहम्मद यूनुस अब मोदी जी से भीख मांग रहा है कि मुझे चावल दे दीजिए। पहले तो बोलता था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम मछली भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत को ना इंपोर्ट करने देंगे कुछ भी, ना कपड़ा जाएगा, ना खाना जाएगा। और अब इन्होंने बोल दिया कि हमें चावल दे दीजिए। भाई इतनी ही गैरत थी तो ले लेते मालदीव से, पाकिस्तान से मांग लेते, भारत से क्यों मांगी इन्होंने? देखिए सुमित जी, बात ये है कि जो इनको लेकर आए थे, उनको लग रहा था कि वो भी वापस आ जाएँगे सत्ता में, लेकिन हुआ ये कि वो वापस नहीं आए, लेकिन आ गया कोई और सत्ता में। तो सारा जो खेला था, जो इनको लग रहा था कि अब मुझे सत्ता मिल गई है बांग्लादेश के हाथ में, और जिस तरह से शेख हसीना का आउस्टर किया गया और वो भारत में आई और लगातार वो उनके एक्स्ट्रेडिशन की माँग कर रहे थे भारत से कि शेख हसीना को वापस दे दो। हालाँकि ऑफ़िशियली अभी भी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से और जिस पूरी षड्यंत्र के तहत जो पूरी तरह से हमने बांग्लादेश में रेजिम चेंज होते हुए देखा, और जो अमेरिकन डीप स्टेट की अगर हम बात करें, गहरा राज्य जिनको आदि अचिंत कहते हैं, आदि अचिंत की भाषा में कहते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इसका हिंदी अनुवाद निकाला है, गहरा राज्य। तो गहरा राज्य के इशारों पर जो कुछ भी हमने बांग्लादेश में बदलाव होते हुए देखे, वो हमने ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम हमने अपने जो भारत की जो नेबरहुड है उसमें एक होस्टाइल सेंटिमेंट भारत के तरफ उभरते हुए देखा। उसके पीछे कई सारे फैक्टर रहे, चाइना भी एक आपके ससुराल उसमें एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, साथ ही साथ पाकिस्तान तो हम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के विरुद्ध बहुत ज़्यादा कुछ कर सके। पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के लिए एक इरिटेंट की भूमिका तक है, लेकिन उसको भी हम हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन जो मेजर हमारे जो मेजर जिनको हम एक खतरे के रूप में या हम जिनसे सतर्कता बरतनी चाहिए, वो चाइना और एक यूएस। यूएस हालाँकि हमारा एक अच्छा साझेदार है, उसके साथ हमारी अच्छी साझेदारी चल रही है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से भारत की एक तरफ तो, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे कि आपने जो 2 एग्ज़ाम्पल्स आपने यहाँ पर रखे, मोहम्मद मोइज़ू और एक मोहम्मद यूनुस। दोनों मोहम्मद मोइज़ू और मोहम्मद यूनुस, जिस तरह से मोहम्मद मोइज़ू मालदीव में सत्ता में आए और उन्होंने एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, उनको लग रहा था कि चाइना के इशारों पर अब मैं भारत के ऊपर जो मेरी डिपेंडेंस है अपनी कंट्री की, वो मैं बहुत स्वतंत्र हो जाऊँगा और मैं बहुत कुछ कर लूँगा। लेकिन जो भारत का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मालदीव्स की इकोनॉमी में रहा है, उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड करके जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था, उसको चुटकी में भारत ने उसकी हवा निकाल दी और अंजाम ये हुआ कि मोहम्मद मोइज़ू वापस जो अपने आप को बहुत कट्टर दिखा रहे थे और एंटी इंडिया दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हालाँकि वो हैं, लेकिन उनको लगा था कि वो भारत को टक्कर दे देंगे क्योंकि वो चाइना के भरोसे थे। लेकिन जो जिस तरह से भारतीयों ने और भारत ने उनके उस रवैये की और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ मालदीव्स में, तो वो भारत की जनता ने उसका कड़ा जवाब दिया और मुझे लगता है जवाब देना भी चाहिए। हमारे इंटरनल एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं अपने प्रधानमंत्री से, हमारी विचारधाराएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन एक वो देश जो बहुत छोटा है और जिसकी इकोनॉमी हमारे पर निर्भर करती है, जिसको हम इतना सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह की अगर
रुख रखता है, तो हम क्यों उनको सपोर्ट करें? सिमिलर एग्ज़ाम्पल हम बांग्लादेश का लेते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर जो पाकिस्तान के ज़ुल्म के तहत बांग्लादेश रहता आया था और लाखों की संख्या में बंगालियों को पाकिस्तानियों ने मारा। उनको उनको गंदा, नीचा, ओछा हर तरह से समझते थे। उनकी महिलाओं का बलात्कार हुआ, बच्चों को मारा गया। क्या कुछ बांग्लादेशियों ने या बंगालियों को कहें, पाकिस्तान में जो या ईस्ट पाकिस्तान के हैं, जो कुछ भी नरसंहार हुआ, उस सब से, उस दंड से आज़ादी भारत ने दिलाई। भारत ने उनकी आज़ादी से लेकर उनकी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहा, वहाँ पर चाहे अभी जो अडानी की आप बात कर रहे थे, पावर सप्लाई से लेके जो सबसे ज़्यादा बात होती थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। उसके पीछे कारण कौन है? उसके पीछे उसको सँभालने वाला, बनाने वाला भारत ही है। भारत ने स्ट्रैटेजिकली जिस तरह से अपनी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स था, यूनिट था, वो धीरे-धीरे बांग्लादेश में शिफ्ट किया। बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी आज़ादी से लेके उनकी इकोनॉमी तक भारत का पूरा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि शेख हसीना पूरी तरह से कोशिश ये करती आ रही थी और जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स थे उनको पूरी तरह से डिस्कार्ड करके उनको जेल में और उनको सत्ता से या जनता पर इन्फ्लुएंस उनका कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो इस तरह के एलिमेंट्स थे वो धीरे-धीरे शेख हसीना के खिलाफ उन्होंने सेंटिमेंट्स को मजबूत किया। उसके पीछे जो जैसे हमने गहरा राज्य की बात की, गहरा राज्य का भी पूरा हाथ रहा और पाकिस्तान तो है ही, हालाँकि पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी जो एक सबसे ज़्यादा और सबसे गहरा कनेक्शन वो इस्लाम का। और कहीं न कहीं मुसलमान होने के नाते सेंटिमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अभी हमें जुड़े हुए दिखाई दिए और एक प्रोफ़ेसर साहब का जैसे ही हमने बांग्लादेश में हालातों को बदलते हुए देखा था, तो एक बांग्लादेशी प्रोफ़ेसर साहब की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और उन्होंने पाकिस्तान की काफ़ी तारीफ़ें की थी कि पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता है एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि हमें भी ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि भारत आपका क्या है, और भारत ने आपके लिए क्या किया है। लेकिन ये बात अभी नहीं है, बहुत समय से आपने देखा होगा क्रिकेट को लेकर बहुत सारी जो बांग्लादेशी जनता है, उनके बीच भारत के विरुद्ध जो सेंटिमेंट सामने आ रहे थे, तो ये बहुत लंबे समय से भारत के विरुद्ध एक सेंटिमेंट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, पाकिस्तान तो है ही पूरा का पूरा भारत विरोध में ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है। तो ये जिस तरह से एक होस्टाइल नेबरहुड को डेवलप किया गया अराउंड इंडिया, ये इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एक प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, ग्लोबल लीडर के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन जिस नीति की हम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए, अब चाहे हम बात करें मालदीव्स की बात करें या फिर हम बात करें अभी ताज़ा जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बांग्लादेश को लेकर भी अगर चावल की ज़रूरत है, तो देखिए भारत एक बड़ा देश है और भारत का आज ही नहीं, क्योंकि हम एक बड़ी इकॉनमी है और बड़ा देश है और हम इस रीजन में या ग्लोबली हम अपने आप को एक अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है भारत की कि वो जब भी कोई ज़रूरत में होता है, उसकी मदद करते हैं। अफ़गानिस्तान का एग्ज़ाम्पल देखें, अब अफ़गानिस्तान में जो कोई भी सिचुएशन डेवलप हुई, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें, यूक्रेन हो र कहीं पे भी, जहाँ पे भी ज़रूरत हो, भारत हमेशा आगे रहता है। और बात अगर बांग्लादेश की करें, तो बांग्लादेश को तो पूरी तरह से बनाने के लिए ही भारत का हाथ है। हालाँकि वो बात अलग है कि वो हमारा भूमि है और वहाँ के जो लोग हैं वो कभी भारतीय हुआ करते थे। तो इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद भी जो अ, भारत के विरुद्ध जो सेंटिमेंट हावी हो जाते हैं, उस पर हमें बात करनी चाहिए और भारत को किस तरह से इस तरह के जो चैलेंजेज़ हमारे सामने आते हैं, वो किस तरह से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अमर जी, मुझे जी बताइए कि वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। इस कंट्री को खत्म करने की वहां पर एक मुहिम है। वहां से कॉकरोच रोज बॉर्डर पार करके यहां पर आते हैं और एक ही सपना है कि हम भारत में अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे ताकि यहां पर गजबे अभी हिट कर लें। इसमें आपकी बात कट रही है, अभी आपने कल-परसों एक खबर पढ़ी होगी, संडे को मैंने एक खबर पढ़ी थी, मैं घर पे थी क्योंकि छुट्टी थी। तो एक खबर आई और उसमें एक पूरा बॉर्डर से एक पूरी बांग्लादेशी फैमिली पकड़ी गई, जिनको 12,000 या कुछ चंद हज़ार रुपए देकर वो भारत में उनको घुसपैठ कराई कराई गई और उनको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा। और वो पूरी फैमिली दिल्ली में काम की तलाश में थी और ये बात, जब मैं आपको बताती हूँ, बहुत पुरानी बात, जब इस तरह की घुसपैठियों को लेकर बात नहीं होती थी, जब मैं कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन मैं जिस एरिया में रहती हूँ, उसके आस-पास
जो इस तरह की जो झुग्गी-झोपड़ी वाले एरिया है, उसमें बहुत सारे बंगाली होते थे और जैसे आस-पास के घरों में काम करने के लिए ज़रूरत होती है डोमेस्टिक हेल्प की, तो बहुत सारे लोग इस तरह के ऑल ऑफ अ सडन बढ़ने लग गए थे। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये बांग्लादेशी आ जाते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, लेकिन कभी उस पे उतना ज़्यादा क्योंकि हमें भी उतनी ज़्यादा उतना अक्ल नहीं थी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने जो दिल्ली दंगे हुए या फिर जब घुसपैठ को लेकर चर्चा तेज़ हुई तो कितनी बड़ी संख्या में हमने दिल्ली से भागते हुए लोगों को देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर भी तो कमी है। 12,000 के एवज़ में आप अपनी देश देश की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर आप चंद सीटों को जीतने के लिए या आप राजनीति की लालच में आप देश के अंदर टाइम बॉम्ब लाकर रख रहे हैं, तो कमी स या गलती बांग्लादेशियों की नहीं है, बांग्लादेशियों को या पाकिस्तानियों को या अफ़गानिस्तानियों को हर एक को एक सिक्योर एक बेहतर जगह चाहिए जहाँ पर उनको काम मिल सके, जहाँ पर वो सुरक्षित हों और जाकर आराम से दंगे भी कर सकें और उनको बचाने वाले नेता भी हों। तो ऐसी जगह किसको नहीं चाहिए होगी, भारत से बेहतर तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं जो इनको लेकर भी आते हैं, इनके आधार कार्ड भी बनवाते हैं, इनको सेटल करने के लिए रिहैबिलिटेशन के नाम पर इनको बड़े-बड़े किट्स दिए जाते हैं जिसमें फ़ोल्डिंग पलंग से लेके पंखा वाला कूलर जो होता है दैट वो होता है, बाल्टी और टब और मग्गा ऑल दैट थिंग पूरा एक किट होता है ताकि इनको बसाया जा सके। पॉलिटिकल पार्टियाँ काम करती हैं इस तरह के। उनके मीटर बनाए जाते हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, एनजीओज़ जाती हैं उनके बच्चों को पढ़ाने-खिलाने। तो ये जो काम चल रहा है, कहीं न कहीं जो हमारे देश के गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका हक ये खा रहे हैं। हमारे लोगों को जो मिलना चाहिए, वो अवैध जो घुसपैठ करके यहाँ पर आ रहे हैं और ये बात ही नहीं है, ये लोग क्राइम बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हुँ। लूट-खसोट, चोरी, मर्डर, दंगेबाज़ी हर काम में ये लोग होते हैं और मैं जिस एरिया की बात कर रही थी, मैं उस एरिया का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पर ड्रग की का इधर-उधर चलाने की बात हो, ये सारे वो काम करते हैं और लोगों के मर्डर इनफैक्ट मैं बता देती हूँ कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास ही तैमूर नगर है, मैं तैमूर नगर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे एक लड़का हुआ करता था रितेश, उसकी हत्या भी हुई थी क्योंकि वो इन पर नज़र रखता था और वो उसकी कोशिश थी कि इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जाए, लेकिन उसका मर्डर हुआ और उसके बाद उस चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। लेकिन बात ये है कि कितने रितेश की जान जाएगी और हम रितेश के लिए कैंडल निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ रितेश को याद नहीं करेगा कोई या उसके नाम पे एक चौराहे या चौक का नाम आ जाएगा। सवाल ये है कि ये लोग दिल्ली में हमने दंगे देखे, उससे किसी ने नहीं सीखा। अब बंगाल में हम जानते हैं कि किस तरह से आसानी से ये लोग आ जाते हैं। दिल्ली तक पहुँच रहे हैं, ये बात बहुत बड़ी है और कहीं न कहीं हमारी जो बंगाल के साथ बॉर्डर है, नेपाल के साथ बॉर्डर है, उस पे कहीं न कहीं मुझे लगता है पॉलिसी को रिव्यू या उसको थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि घुसपैठ को हम कंट्रोल कर सकें। एम्बर जी, मुझे इसी बात के ऊपर है कि वो वहां से आते हैं, उनका पहला टारगेट है कि दिल्ली पहुंचना है। अगर हाँ, आप दिल्ली देखें कि दिल्ली के पास जितनी रेलवे लाइंस हैं उसके पास इन्होंने अपनी झुग्गियां बना ली हैं। एयरपोर्ट के पास सारा एरिया इन्होंने घेर लिया है और हाईवेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मजार कुछ रेलवे, बनाकर हाईवे इन्होंने उसको भी कवर कर दिया है। जी, बिल्कुल रेलवेज़, हाईवेज़ और जितनी भी बॉर्डर बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसे नोएडा से जुड़ने वाला या फिर किसी और से स्टेट से जुड़ने वाला, प्लस जितनी भी पॉश एरियाज़ हैं, उनके साथ में जो झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, उसमें, ताकि इनको काम भी मिलता रहे और ये आसानी से पूरा अपना मोबिलाइज़ेशन पूरा या फिर सर्वाइवल यस आराम से मोबिलाइजेशन ऑल्सो एंड कंट्री को अगर चोक करना पड़े कभी भी तो ये हुँ, चोक भी कर सकते हैं। उनका तो ये मंसूबा है और आप उन्होंने आपसे भीख मांगी और आपने बोल दिया हम 50,000 टन उनको राइस भी दे देंगे। क्या देना चाहिए? क्वेश्चन देखिए सिंपल ये है, जब ये मुसीबत में होते हैं ये हमारी तरफ देखते हैं, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं, मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक एज़ कंट्री लेवल पे देखा जाए, मेरी अपनी पर्सनल राय अलग हो सकती है। मैं तो ये कहूँगी जो कोई भी हमारे साथ गलत कर रहा है, उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक इमोशनल इंडियन होने के नाते वो बात निकल कर आएगी। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिसी लेवल पे बात करते हैं, तो इमोशन से ऊपर उठकर फैसले लिए जाते हैं। बांग्लादेश में भारत का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और कहीं न कहीं जिस तरह से हमने देखा है पोस्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हालात बदले हैं, उस सब के देखते हुए भारत
अपने आप को अगर पीछे कर लिए, एकदम से एक ड्रास्टिक स्टेप ले लेके हमें बांग्लादेश से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो कहीं न कहीं जो भारत का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश के को लेकर, वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा। प्लस जो चाइना है या फिर और एंटी इंडिया फोर्सेस जिन जिन हम ताकतों की बात कर रहे थे, वो हावी हो जाएँगे बांग्लादेश में या इस तरह के जो हमारे नेबरिंग हमारी कंट्रीज़ हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि भारत जिस पॉलिसी और जिस तरह की पॉलिसी भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उसको लेकर अपनाई हुई है, मुझे लगता है कि वो सही है और जहाँ कहीं भी सुधार की गुंजाइश है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और बहुत सोच समझ कर, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की हम बात करते हैं तो उनकी प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और जयशंकर साहब एज़ फॉरेन मिनिस्टर, ये एक डेडली कॉम्बो है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली हमारे दोनों ही प्राइम मिनिस्टर की बात करें या फिर फॉरेन मिनिस्टर, दोनों ही को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो इसीलिए कि बड़ा दिल और सोच समझ कर, क्योंकि हमें अपनी कंट्री के लिए लॉन्ग जो टर्म जो हमारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं या फिर हमें अपनी प्रोटेक्शन या फिर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि नेसेसरी है। हालाँकि एज़ इंडिविजुअल तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं किसी को चावल का दाना भी दूँ बांग्लादेशी जैसे लोगों को। लेकिन अगेन हमें अपनी देश की सुरक्षा को लेते हुए और अपने पड़ोस में हम कोई इस तरह का एक और बड़ा दुश्मन हम क्रिएट ना करें, उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो आवश्यक हैं। अमर जी, मुझे समझ नहीं आता कि जब बिज़नेस करना होता है तो ये सारे जाते हैं कि हम चाइना से करेंगे। बेशक वो मुइज़ो हो या यूनुस हो। लेकिन जब भीख माँगनी है तो भारत दिखता है। भई बिज़नेस भी कर लेते। इन्होंने बोल दिया, यूनुस ने बोला था कि मैं भारत के पोर्ट से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं तो मालदीव से जो पोर्ट है उसको यूज़ करूँगा। तो भई आप मालदीव से राइस माँग लो ना, क्या दिक्कत है? क्यों आते हो भारत में? बार-बार यही बोलता हूँ, भारत ही क्यों है? आना भी है, घुसपैठ करना है तो भारत में, राइस देखिए माँगनी है तो भारत में। उसके पीछे का रीज़न है। आपने वो देखी है मदर इंडिया फ़िल्म? हुँ, हुँ। वो सबने देखी है, भारत की एक बड़ी फ़िल्म है। वो जो लाला था, लाला कभी किसी की हेल्प नहीं करता था बिना किसी चीज़ को रहन रखे। तो लाला से तो आप रहन रख के ही कोई चीज़ माँग सकते हैं, लेकिन एक कोई बेचारा अच्छे दिल का कोई इंसान है, कोई और कैरेक्टर है, तो उससे अगर कहेंगे भई मौसी 2 रोटी दे दो, खाना नहीं खाया, तो मौसी तो बेचारी 2 की जगह 4 रोटी और साथ में सब्ज़ी और अचार भी देगी। तो मतलब जिसका दिल अच्छा, तो भारत जो है एक विशाल देश है और हम वसुधैव कुटुम्बकम को ना सिर्फ ये एक बोलने वाली ऐसा नहीं है कि एक हम इसको बोल देते हैं। इसमें हम ट्रूली बिलीव करते हैं और इसको प्रैक्टिस करके करते आए हैं बहुत सालों से और ये बात विश्व में सभी देश जानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम को किस तरह से बिलीव करता है, प्रैक्टिस करता है और उसपे हमेशा बना रहता है। चाहे हम ग्लोबल अपनी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसीज़ को देखें, हमारे डोमेस्टिक उसमें तो रिफ्लेक्ट होता ही है, हम सब एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहते हैं। हम अलग-अलग धर्म और जात और भाषा होने के बावजूद भी हम सब एक परिवार, एक देश हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन पॉलिसी या दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते को लेकर भी देखते हैं, तो उसमें भी ये रिफ्लेक्ट होता है और साथ ही साथ जो हम जिन पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं, चाहे पाकिस्तान जो भारत से निकला और वो भारत और हिंदू विरोध में ही जिसकी उत्पत्ति हुई, उसको भी भारत ने बहुत हद तक कितना सपोर्ट किया और जो कुछ भी जो भारत से रिश्ते ख़त्म किए या फिर जो कुछ भी हुआ, वो पाकिस्तान ने अपने आप किया था। लेकिन हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सॉरी भारत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनकी आज़ादी से लेके उनकी इकॉनमी तक। तो मुझे लगता है कि जो भी फ़िलहाल भारत ने पॉलिसी अपनाई हुई है, वो बिल्कुल सही है और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और अभी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पोस्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो आगे देखते हैं जब तक प्रेज़िडेंट ट्रम्प पावर में आते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है बांग्लादेश में बहुत कुछ बदलेगा। तो बदलते हुए उसके साथ और हमसे बेहतर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन सारी चीज़ों को पे पैनी नज़र रखते हैं और जो बिहाइंड द बैक क्या चीज़ें चल रही हैं, उस पे ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ़ एक एनालिसिस या एक स्पेकुलेशन के बेसिस पे हम ये सब बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हमें अब तक समझ में आ रहा है। तो उसके आधार पे चावल देना ठीक है क्योंकि भारत को अपने आस-पास में जो हॉस्टिलिटी एक डेवलप हो रही है, उसको भी कंट्रोल करना है। देखिए, आज हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश को चावल दे दीजिए,
अफगानिस्तान को ऑलरेडी हम 2.5 लाख टन दे चुके हैं, कल को पाकिस्तान को भी दे देंगे। मोदी जी तो दयावान है, 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर फ्री राशन है, उधर अफगानिस्तान को दे दिया, कल को पाकिस्तान को दे देंगे। अगर पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को चावल आटा दे दिया जाए ना, तो सब नागिन डांस करने लग जाएंगे, बता रही हो। ये नागिन नाच करने वाले नहीं है, हमने 100 टन नहीं, एक बुरी चावल के लिए मर्डर, सॉरी, एक बुरी आटे के लिए मर्डर हो जाते हैं पाकिस्तान में। और जो दावत होती है ना बड़ी बड़ी देगों वाली, तो वहां पे तो कैसी जूता और चप्पल लाते चलती हैं। तो अब जरा सोचिए, हाँ, जैसे कि भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन और एक सपोर्ट मिलती है, अगर पाकिस्तान को भारत दे दे, तो क्या ही होगा, मतलब जलवा एकदम, सब लोग सेट हो जाएंगे, कोई चिंता भाई। नहीं। वहां पर मुझे मालूम है कि जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर जब पार्टी करती है और इनको खाने पे बुलाती है, ये 2-2 दिन पहले खाना खा के नहीं जाते, और उनके वहां पर अगर 100 लोग बुलाए हैं तो उनको 500 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि एक एक आदमी 5-5 लोगों का खाना खा के वो वापस आता है। इसलिए जनरली जो लोगों को आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर भी, उनकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि वो 5-5 दिन का खाना एक एक आदमी खाकर आता है। तो एनीवेज, अब ये जो मामला था बांग्लादेश का, खाना खिलाना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम है, और हम तो बहुत ज़्यादा खाना खिलाने में और पानी पिलाने में हमारे यहाँ बिलीव किया जाता है कि हर इंसान को जो भी आए घर पे उसको पानी पिलाए और खाना पूछे। तो ये हमारा कल्चर मैं पंजाब से आता हूँ, हमारे वहां पर भूखे होते नहीं है, इसलिए बोला जाता था कि कुत्ते को खाना खिलाना अच्छा होता है। मुझे लगता है उसी की भाषा आप बोल रही लगती हैं। तो एनीवेज एम्बर जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई हमें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर्सनल लेवल पर नहीं करनी चाहिए, बट इंसानियत के नाम पर कई बार रोटी फेंकनी भी पड़ती है, और ये काम मोदी जी कर भी रहे हैं। इसका फायदा होगा या नुकसान होगा ये नहीं पता। ये हो सकता है कि हमारा ही खाना खाने के बाद हमारा ही गला काटने की बातें बोले, ये वक्त बताएगा। बट आज का मामला ये है कि ये हमारे कदमों में आए हुए हैं, मदद कर दो हमारी, हमारे से अपनी कंट्री नहीं चल रही, और नहीं चल रही तो वो अखंड भारत द्वारा से कर लो भाई। गलती से तुम अलग अलग हो भी गए थे तो वहां पर वापस आ जाओ, उसके बाद तुम्हें कोई भी यहाँ पर ना तो गजबे हिंद करने की जरूरत पड़ेगी, और एक बड़े कंट्री का नाम भी आपके साथ जुड़ जाएगा। आपके तो पासपोर्ट की वैसे भी वैल्यू जो है दुनिया में सबसे नीचे 3रे नंबर पर है, तो उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है इसका मामला भी इसके ऊपर जो मोहम्मद यूनिस है उसको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। बाकी पाकिस्तान का क्या हाल है इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही दिलचस्प काम हो रहा है। पहली बार है कि वहां पर जो इमरान खान है हमारे वाला, जिसने हमारे से पैसे लेकर हमें वादा दिया था कि वो पाकिस्तान के टुकड़े करेगा, वही अब पूरे द्वारा से एक्टिवेट भी हो गया है। देखते हैं वहां पर भी क्या होता है। एम्बर जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। नेक्स्ट टाइम प्लीज गिव मी टाइम लिटिल बिट क्विकली। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।